Hello everyone. So in today's session I'm going to talk about NEET 2024 paper analysis. Let's actually move ahead without wasting a single minute. This is all about me, your Rakim, I'm the chemistry mentor over here. Well my dear ones, I literally want to talk about कि अगर आप MBIB का subscription ले रहे हैं, that is super duper very useful for you people because आप एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस एंड देयर फीचर्स. अब ये जो हमारा 7 days का फ्री ट्रायल है, इट्स बिन शिफ्टेड टू 3 days फ्री ट्रायल. ठीक है. Moving ahead and talking about our NEET 2025 batch wherein we 4 mentors are with you and holding up your hand to take you to the journey of preparation of NEET 2025. वेल डियर वंस, अभी तक आपने सारे फीचर्स एम्बाइब ऐप के एक्सप्लोर कर लिए होंगे. आई एक्चुअली एज्यूम इट. टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स, दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान्स एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली. गो अहेड विद देम. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि जो हमारे एम्बाइब की ऐप पे 60 मिनट्स की लाइव क्लास होती है, दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर नियर अबाउट टू 13%. ऑल्सो एम्बाइब लेंस एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर बुक का कोई भी टेक्स्ट बेसिकली उसको स्कैन करके उसका सिंपलर वर्जन विद इन 15-20 seconds पा सकते हैं अलॉन्ग विद 3D मॉडल ऑफ इट. मूविंग अहेड टॉकिंग अबाउट एम्बाइब वर्चुअल ऐप एक्सपेरिमेंट ऐप, आप यहाँ पर वर्चुअली एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप. बेसिकली पहला क्वेश्चन नीट का जो हमें यहाँ मिला था, मैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने यहाँ प्रेजेंट करूंगी. आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ओवर है जो भी यूजफुल है. द क्वेश्चंस विच वी वर गिवन विद द 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 45 आप लोगों को अटेम्प्ट करने थे, दोज ऑल क्वेश्चंस वर good questions and the questions were easy also to attempt it. Now talking about the very first question, spin only magnetic moment is same for which of the following ions? Ti3 positive, Cr2 positive, Mn2 positive, Fe2 positive, Sc3 positive. We need to choose the appropriate answer from the options given to us over here. So the right answer to this particular question, if I just want over here, it's option number A basically. The reason for it is कि आप लोगों को करना क्या है, what you have to do for this particular question. टाइटेनियम का आप लोगों को ये तो पता ही है. क्या पता है टाइटेनियम के बारे में? यस, वी नो कि भाई टाइटेनियम का मुझे ये बताइए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी. दिस इज शक्ति वक्रमन फे को निकुजन. ये तो आपने याद किया ही होगा. इट्स 21 द एटॉमिक नंबर. इट्स 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, इट्स 3D1 4s2, इट इज 3D2 4s2, इट इज 3D3 4s2, this is 3D5 4s1, manganese is 3D5 4s2, iron is 3D6 4s2. आपको कुछ नहीं करना. अब यहाँ से दो दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालिए, देखिए कि कहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम आए हैं, एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट कि इट इज क्रोमियम एंड इट इज Fe2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव के अंदर हमें इन दोनों ही केसेस के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे. एंड अगर मैं बात कर रही हूँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, जो कि सेम है फॉर Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है. मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज. देखो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है. इस क्वेश्चन के लिए आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स को आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कीजिए. सो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स 3 हैं. यहाँ पर ये जो मेरा कार्बन है इसका नंबर अल्फा कार्बन एटम इज दिस, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 1 ओवर है. यहाँ पर देखिए ये कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा कार्बन एटम, ये अल्फा कार्बन एटम, ये अल्फा कार्बन एटम. सो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर ये 2, 2, 3 एंड 2 5 एंड 2 7. यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 हो गए हैं. और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है हमारे 5.
more are the number of alpha hydrogen atoms, more will be the stability. So in a way option number D is the right answer to the question. The third question talking about, बहुत ही easy question है, काफी बार आपने इन questions को किया भी होगा. Given below are the two statements. The boiling point of the hydrides of group 16 elements follow the order H2O, H2TE, H2SC and H2S. देखिए, जब हम down the group move कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ boiling point of hydrides of group 16 की, hydrides of group 16 के boiling point की. So when we move down the group, boiling point increase करेगा because van der Waals forces of attraction increase कर रहे हैं. So it will be, आपको तो पता ही है group 16 क्या है, उससे टीपो, उससे टीपो बेसिकली, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट फॉर ग्रुप 16 हाइड्राइड विल बी फॉर H2TE, लेकिन H2TE से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा H2O का. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है. टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट 2 नंबर, ठीक है. स्टेटमेंट 2 क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. बिल्कुल सही बात है ये, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इट हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट. सो मैं कहूंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. Let's move ahead and talk about this particular question, a question to learn for, a question which I think you people know very well all about. The question over here is, यार अमोनिया का आप मुझे बताओ शेप या ज्योमेट्री क्या है? इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल. BrF5, BrF5 का क्या होगा? इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल having one lone pair. Talking about XeF4, XeF4 is square planar with two lone pairs basically. SF6 it's octahedral. तो इस हिसाब से देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. ये कितनी बार आप लोग कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितनी बार कितनी दफे कर चुके हैं, तो इसमें तो सोचना ही नहीं था, करेक्ट डायरेक्ट आंसर था. मूविंग अहेड विद द फिफ्थ क्वेश्चन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन. देखिए पहला हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है 4 मोल्स ऑफ हीलियम के बारे में. 4 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने बेसिकली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एटम्स होने चाहिए, इट शुड बी 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. येस और नो? 4 मोल्स में तो इतने ही एटम्स होंगे. 4U ऑफ हीलियम, 4U ऑफ हीलियम, इट्स द एटॉमिक मास ऑफ वन हीलियम एटम ना. तो ये तो बेटा एक एटम है, इट्स ओनली वन एटम. 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, कितने मोल्स होते हैं 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम में? 4/4 इज इक्वल्स टू 1 मोल होते हैं. तो 1 मोल में कितने एटम्स है? 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे. अब यहाँ पर 2.27 लीटर्स ऑफ हीलियम एट STP, तो कितने मोल्स है पहले तो आप ये बताइए, कितने मोल्स होंगे इसमें? इट विल बी 2.27 बाय 22.7, so it comes out to be 0.1 mole. तो 0.1 मोल में it will be 0.1 into 6.02 into 10⁻23. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स किसमें है? साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है. Very simple to answer this particular question for. Moving ahead and talking about the sixth particular question, you need to identify the correct reagents that would bring about the following transformation. बेटा यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है अपने पास में, और अगर मैं इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा दूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है ये. आई मीन टू से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को. बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जो अमीर होता है वो गरीब हो जाएगा और जो गरीब होगा वो अमीर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज CH2, it is then CH2 and it will be then CH2OH हो जाएगा. यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा किसका? वाटर का. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देयर आर मेनी स्टेप्स, लेकिन आप यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पानी का एडिशन करवा दो, आपको आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसमें वी यूज BH3H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम. अब आप यहाँ पर पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट का यूज कीजिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा which is this basically the same. So it's option number B the right answer to the question given to us. ठीक है. Moving ahead with the next question over here, you need to match list 1 with list 2. Isothermal process क्या होता है? The process in which the temperature remains constant. Process जहाँ पर temperature constant रहता है.
येस और नो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सो ए मैचेस विद 2. आइसोकोरिक प्रोसेस, ए मैचेस विद 2, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, और अगर ये एक ही ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन डी सही, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. बी मैचेस विद थर्ड. आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इट मैचेस विद द फोर्थ वन. आप देखिए, इट मैचेस विद द फोर्थ वन. एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां मैं ये कहूंगी कहाँ यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल सटाक दिनी सी क्वेश्चंस हो रहे हैं, सट 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 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, एंड ये पेपर इजी आया था. एक आध क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगा था, किसने कहा था उसको अटेम्प्ट करने के लिए मत करते, इजी क्वेश्चन करते. 45 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करने थे आपको. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग alcohols react instantaneously with Lucas reagent? Lucas reagent है क्या? It's the reaction of anhydrous zinc chloride. It's the reaction of the corresponding alcohols with the हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड बेसिकली. तो ल्यूकास रिएजेंट के बारे में अगर मैं यहाँ आप लोगों से बात करना चाहूँ, इफ आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट द ल्यूकास रिएजेंट, व्हाट डू आई हैव टू से? मैं कहूंगी इंस्टेंट टर्बिडिटी कहाँ आती है, इंस्टेंटेनियसली कौन रिएक्ट करता है? 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट करते हैं इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट. सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बिकॉज ये 3 डिग्री एल्कोहल है. मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 9. पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc. आप एक बात बताइए, Kp क्या होता है? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng. डेल्टा Ng क्या है? इट्स द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्टेंट. तो सब कुछ हमारा डेल्टा Ng पे ही डिपेंड करता है. आप यहाँ पर देखिए, डेल्टा Ng की वैल्यू पता कीजिए, तो इट्स बेसिकली 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2 - 2 0. यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2 - 2 0. यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है. हमें बताना है नॉट इक्वल वाला कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में Kp इज इक्वल्स टू Kc RT raised to power 1. So over here Kp is नॉट इक्वल टू Kc. लेकिन बाकी सारे ऑप्शन में 2, 3rd एंड 4th, इन तीनों ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा डेल्टा Ng इज 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो इन तीनों ही ऑप्शन के अंदर Kp इज इक्वल्स टू Kc है. सो नॉट इक्वल पूछा था, तो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड ओवर हेयर वी डू हैव these particular things with us. तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, what do you have to say about these particular questions? इन क्वेश्चंस के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी बच्चा पार्टी बताइए. सो मैं आपको कहूंगी, ये यहाँ पर एक गलत लिखा है, दिस इज ML बेसिकली. ये ML है ना? ये हमारा क्या है? देखो, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर है. बताइए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. बताओ, एम आई मेकिंग द थिंग्स क्लियर टू यू पीपल ओवर हेयर और नॉट? क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी के साथ क्लियर हो रही हैं? क्या क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं? वो मैं आप लोगों से यहाँ जानना चाहूँगी. क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? या पीपल लेट मी नो, क्या यहाँ ये वाले क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ईजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ईजी आए हैं. यस, हाँ जी राखी मैम. तो चलिए इसके बारे में बताइए, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाँ जी, ये हमारे पास क्वांटम नंबर है. टेल मी, ये हमारे पास में क्वांटम नंबर है. तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, ML किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ML किसको रिप्रेजेंट करेगा? A किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को रिप्रेजेंट करेगा. ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ML रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. MS किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. B मैचेस विद 4, A मैचेस विद 3rd. अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में. सो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या प्रोवाइड करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें यहाँ क्या बताएगा? हाँ जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और एन क्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज ऑफ द ऑर्बिटल हमें बताएगा. सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर टू द क्वेश्चन है, इट्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर. इजी क्वेश्चन था, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी. अब यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया है, क्या हमसे पूछा गया है कि एनिलीन जो होता है ना बेटा, एनिलीन जो है, इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. ठीक है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस. हमसे ये कहा गया है.
तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में आप क्या बोलेंगे मुझे, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप मुझको क्या बोलने वाले हैं? हाँ जी, आई लिटरली वांट टू नो कि इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप मुझे क्या बोलेंगे? यस 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 यस, टेल मी। सो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि एनेलीन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रही हूँ, सो एनेलीन जो होता है इट फॉर्म्स द लुइस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 which is used in फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स क्लियर ओवर हेयर और नॉट? यस और नो? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हाँ जी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेटा क्या होता है? व्हाट वी एक्चुअली यूज, हम क्या यूज करते हैं उसके अंदर? हाँ जी, हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या यूज करते हैं? जैसे अगर मैं रिएक्शन करवाना चाहूँ, हमारा कोई एल्काइल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन मैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में करवा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यस और नो? यस और नो? लेकिन बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये what it is going to form, it is going to form the salt with Lewis acid catalyst। ये हमारा Lewis acid है, so aniline के ऊपर यहाँ lone pair of electrons हैं, so it is going to form the salt। so nitrogen of aniline जो है it acquires the positive charge and hence act as a strong deactivating group। so aniline जो है does not undergo Friedel Crafts alkylation। ये बिल्कुल सही बात है। ये कहना कि एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, हाँ, गैब्रियल सिंथेसिस कैनॉट प्रिपेयर एनिलीन। यूजिंग दिस प्रोसेस एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड क्योंकि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं, अराइल हैलाइड्स दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद थैलीमाइड फॉर्म्ड एनायन। यस और नो? अगर मैं गैब्रियल सिंथेसिस के बारे में आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, इफ आई टॉक अबाउट गैब्रियल सिंथेसिस, व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट गैब्रियल सिंथेसिस? गैब्रियल सिंथेसिस में होता क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर? इट्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स थ्रू द रिएक्शन ऑफ थैलीमाइड सॉल्ट विद एन एल्काइल हैलाइड बेसिकली। तो एनिलीन बनाने के लिए हमें अराइल हैलाइड की जरूरत है, और मैंने आप लोगों से यही बात बोली है कि अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद थैलीमाइड फॉर्म्ड एनाइन। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही है, सो इट्स ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल गया होगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है सेम मॉलिक्यूल के अंदर। सो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज N डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ पर, और ये हमारे पास में OH है, सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। I think you got this particular point. Yes. Talking about question number 13. On heating, some solid substances changes from solid to vapor state without passing through liquid state. This technique, the technique used for the preparation or purification of such solid substances based on the above principle is known to be as sublimation. सभी को पता है ये सब्लिमेशन होगा भाई, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, सो इट्स सब्लिमेशन। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 ओवर हियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस? In which of the following processes entropy increases? हाँ जी, टेल मी। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। देन इट्स, यहाँ देखो ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, दिस इज इन सॉलिड, और ये गैशियस में आ गए, Cl2 गैशियस से गैशियस एटम में आ गए। तो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है? इट इज A, C एंड D। ए में तो पता चल ही रहा है, सी में भी आपको पता चल रहा है कि ज्यादा गैशियस मोल्स हैं, और यहाँ क्लोरीन गैस क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम से एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। लेकिन टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन, यहाँ जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, हाँ जी बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी एज जीरो। हमको पता है बेटा कि डेल्टा एस जो है इट इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो डेल्टा एस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।
येस और नो, दैट मीन्स एंट्रोपी डिक्रीजेस बेसिकली। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, ये बताओ। यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो टेम्परेचर डिक्रीज करने से एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन मैंने बी को ऑप्शन में नहीं लिया। लेकिन मैंने बी को यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिया। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एस को तो इंक्रीज करना चाहिए ना। यस और नो, यस और नो बताइए। लेकिन बेटा हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रोपी चेंज एंड नॉट द एंट्रोपी। सो एक्चुअली एज वी decrease the temperature, as we decrease the temperature, the particles will start to oscillate less and it will become what? It will become, अगर मैं कह रही हूँ particle will start to oscillate less, अगर मैं कह रही हूँ as if I am decreasing the temperature, अगर मैं temperature को decrease कर रही हूँ, so particles कम oscillate करेंगे। अगर वो कम oscillate करेंगे तो they will be ordered। अगर वो ordered रहेंगे तो एंट्रोपी तो डिक्रीज ही कर रही है ना। एंट्रोपी क्या होती है? इट्स बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। लेकिन यहाँ डिसऑर्डरनेस नहीं हो रही है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द एंट्रोपी चेंज एंड नॉट एंट्रोपी। हम एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज अगर मैं करूंगी यहाँ पर, तो पार्टिकल्स जो हैं वो ऑसिलेट कम करेंगे और वो ज्यादा ऑर्डर्ड रहेंगे, तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी ना। तो बी हमारा नहीं होगा। इट्स ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। Talking about among group 16 elements, which one does not show -2 oxidation state? उससे टीपो, इट्स ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम बेसिकली द राइट आंसर। पर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो it is not going to show -2 oxidation state. Polonium is the right answer to the question. Talking about question number 16th, यहाँ पर बात करते हैं question number 16th के बारे में। So question number 16th में आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? यहाँ मुझे आप मुझे बताइए। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, तो मैं मैच करवा रही हूँ आपको। आप यहाँ पर ये देखिए 1 मोल ऑफ, पहले आप यहाँ पर ये देखिए, if I just talk about this particular thing, 1 mole MnO4 negative to Mn2 positive, यहाँ मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 में है, तो चेंज कितने का हुआ? 5 का हुआ, तो 5 फेरेडे। सो बी का मैच हो रहा है फोर्थ के साथ में। सो बी फोर्थ के साथ मैच हो रहा है ए और बी में, तो सी और डी तो आउट ऑफ द रेस हो गए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। तो इन अ वे बी इज मैचिंग विद फोर्थ, सो सी आउट ऑफ द रेस हो गया। नाउ यहाँ Fe जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड Fe2O3 में इट्स ट्वाइस ऑफ x -6 इज इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पर चेंज कितने का हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है, 1 फेरेडे। सो D मैचेस विद 3। अब D मैचेस विद 3 तो बेटा हमें एक जगह ही दिख रहा है। D मैचेस विद 3 तो यहाँ दिख रहा है, B मैचेस विद 4 यहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो H2O2 H2O2 में बात कीजिए यहाँ पर, और इवन 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। सो ये 1 पॉइंट देखो यहाँ पर इट्स डाई कैल्शियम Ca+2 बेसिकली। सो इट्स 1 मोल में it will be having 2 Faraday, so 1.5 में it will be having 3 Faraday ना। so C का is matching with 1, so option number A is the right answer to the question. सिंपल था ये। थोड़ा सा आप इसमें आप अगर दो ऑप्शन को भी मैच कर लेते तो भी आपका सही हो जाता। मूविंग हेड एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है भैया, इट विल बी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर सिलिकॉन। इसमें पूछना ही कुछ नहीं था, स्ट्रेट अवे था। A compound with a molecular formula of C6H14, it is having 2 tertiary carbon atoms, having 2 tertiary carbon atoms, C6H14, 2 tertiary carbon atoms। तो 2 tertiary carbon atoms देखो, एक ये देखो, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बन एटम, दिस इज 3 डिग्री कार्बन एटम। C6 अब H14 आप देख लीजिए, यहाँ H है, यहाँ H है, ये H3 है, ये H3 है,
ये H3 है, ये H3 है. So it's basically 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. सिंपल. मूविंग हेयर एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 19. फेलिंग सोल्यूशन ये क्या होता है बच्चा? इट्स बेसिकली एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट. सिंपल. और फेलिंग सोल्यूशन भी एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. कुछ नहीं करना था, इतना ही जानना था. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड if one knows the value of rate constant at two different temperature. ये मैंने अभी हाल ही में आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन है. yes, rate constant at two different temperatures, rate constant at two different temperatures. yes or no people, बताइए. rate constant at two different temperatures. I hope you got my particular point of this particular question. बताओ 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 बताओ. yes people, I hope you know this particular answer very much nicely. इसमें कोई दिक्कत है? Activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows what? If one knows what? हाँ जी, Arrhenius equation है. Arrhenius equation, Arrhenius equation, just let me know. Yes or no? Tell me people, what you have to say about it. So in a way आपको ये particular equation पता होना चाहिए. ln K2 by K1 it is equals to EA by R, then it will be 1 upon T1 minus 1 upon T2. So you should actually know the rate constant at two different temperatures. Option D is the right answer. Now, which plot of K versus 1 by T is consistent with Arrhenius equation? Arrhenius equation is K is equals to A e raised to power minus EA by RT होता है. तो अगर मैं यहाँ पर ln K is equals to ln A माइनस EA by RT करूँ तो कुछ बुरा है? नहीं है. तो यहाँ ln K है. ऑन वाई एक्सिस वी आर हैविंग ln K बेसिकली. बेटा वाई एक्सिस पे ln K है, याद रखना. वाई एक्सिस पे इन चारों ही ऑप्शंस में वी आर हैविंग ln K वर्सेस 1 by T. सो स्लोप है माइनस EA by R, नेगेटिव स्लोप. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ओवर हेयर. Negative slope with a straight line. Option 4 is the right answer. Moving ahead and talking about this question, you need to match list 1 with list 2 basically over here. ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड A है और हमें मिल रहा है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन. यस, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है? मुझे लग रहा है ओजोनोलिसिस हुआ है. यस और नो? सो A मैचेस विद द 4, A मैचेस विद 4 हो गया. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर व्हाट आई डू हैव, यहाँ CH2 CH3 से COO बन गया है. सो D मैचेस विद थर्ड, क्योंकि KMnO4 डालो सीधे आपको यही मिलेगा. A मैचेस विद द फोर्थ. ओके, नाउ इफ आई नाउ टॉक अबाउट वन मोर पर्टिकुलर थिंग. B मैचेस विद 1. बेंजीन के साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं C6H5COCl की, benzoyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride. So B matches with 1 and C matches with 2, क्योंकि यहाँ पर CrO3 is the oxidizing agent. So I think this is absolutely the right answer to you. हमें reagents पता करने थे, हमने reagents पता कर लिए. कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो, आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम. दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा ना, जिस तरह का, दिस इज C डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. और अब हमारा जो ये बेंजीन है ना बेटा, ये जो हमारा बेंजीन है इस पे अटैक करेगा और हमको हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ये तो. ठीक है, लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट. SN1 reaction में fastest rate में it's the 3 degree carbocation followed by even if I talk in terms of alkyl halide, so it's 3 degree alkyl halide, 3 degree alkyl halide followed by 2 degree alkyl halide, then it is 1 degree alkyl halide basically, and so on basically. 3 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide and 1 degree alkyl halide. तो यहाँ पर 3 डिग्री हमें कोई नहीं दिख रहा, 2 डिग्री वाला दिख रहा है, क्योंकि ये ब्रोमीन, क्योंकि आपको पता है ना कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन सो फॉर्म्ड. यस, तो हमारा एल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पर अगर 2 डिग्री हमें मिल रहा है, क्योंकि 3 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, सो इट्स ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर. यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा बन जाएगा, दैट इज एक्चुअली मोर स्टेबल. सो अमंग दीज पर्टिकुलर कंपाउंड इट विल बी ऑप्शन नंबर 4, वो बहुत जल्दी जाएगा SN1 रिएक्शन के थ्रू. यस, दैट्स द राइट आंसर. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज, यहाँ हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन.
सो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? द वन विच इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन, द वन विच इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा, साफ सीधी बात आपको एक बात बोलूंगी कि देखते ही बनता है, इट इज BaCl2 Na2SO4 गिविंग अस BaSO4 एंड NaCl। ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सीधे इसी को मार्क करना था। आप बाकी किसी और को भी देख लो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये H पॉजिटिव, इट इज Cl नेगेटिव। सो जीरो से +1 में गया एंड जीरो से -1 में गया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा, रिडॉक्स रिएक्शन है। Zn यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +2 में है, कॉपर यहाँ +2 में है, यहाँ जीरो में है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। KClO3 में Cl यहाँ +5 में है, आयोडीन यहाँ देखो जीरो में है। यहाँ आयोडीन अब हमारा किसके अंदर है बताइए आप मुझे? यहाँ आयोडीन अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन जीरो में है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। सो इट्स ओनली ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, ओनली ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर, फॉलोज विच पर्टिकुलर ऑर्डर? फॉलोज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, यहाँ जरूरी था कि आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर जाने। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज CH3, देन यहाँ देखो ये CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, दिस इज आइसोपेंटेन। ब्रांचिंग चालू हो गई। नियोपेंटेन का क्या स्ट्रक्चर है? ये देखो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये नियोपेंटेन है। ब्रांचिंग चालू हो गई। So the boiling point of the 3 isomeric pentenes follows N-pentane, isopentane and neopentane. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी boiling point डिक्रीज होगा, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। boiling point is directly proportional to the surface area. So हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि when branching increases, molecule attains a shape of sphere. सही है। This results in what? This basically results in smaller surface area for contact, बिल्कुल सही, due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, बिल्कुल सही, thereby lowering the boiling point, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है इसके अंदर, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट ओवर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, बोथ CONH3 एंड COF6 कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ये ऑक्टाहेड्रल तो है ही ना, क्योंकि यहाँ पर 6 लीगेंड्स हैं हमारे पास में, बट दे डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और ये फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लीगेंड। यस, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी, ये कोबाल्ट इज इन +3 और यहाँ पर भी कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा यहाँ पर तो होना ही होना है। तो CO3 पॉजिटिव का मतलब क्या है? इट इज 3d6 बेसिकली, ये भी 3d6 है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं और यहाँ पर वील हैव 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5d ऑर्बिटल्स में 5 हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे और 6th वाले को पेयर कर दिया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हमारा डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। सो CONH3 3 पॉजिटिव जो है, NH3 3 पॉजिटिव इज डायामैग्नेटिक, whereas COF6 3 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखने के लिए ये देखिए, मैं इसको यस तो इथेन है मेरे पास में, तो इथेन क्या है? CH3 है। हमें बताना है बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो CH3 तो पहले इसका राइट जवाब आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट का आंसर है इसका ये। तो CH3 एक ही सिग्मा बॉन्ड है ना 2 कार्बन एटम्स के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सो B 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, सो B मैचेस विद द फोर्थ। अब यहाँ कार्बन मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात करती हूँ, इट्स C डबल बॉन्ड C बेटा, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आप समझ रहे हैं इस वाली बात को? यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स क्लियर ओवर हियर और नॉट, है ना? तो यहाँ पर इट इज 2 पाई बॉन्ड्स बेटा, ये 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास में, अभी आप इतना ही याद कीजिए, ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सो C मैचेस विद 2 और इथाइन के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड C H and H, so it is 1 sigma 2 pi, 1 sigma 2 pi, so option number C is the right answer. Moving ahead with question number 28 over here, question number 28 को हम देखते हैं अब यहाँ पर। So let's actually deal with question number 28. Okay. question number 28 को हम यहाँ पर देखते हैं, डील करते हैं। एक मिनट, चलिए। The Henry's law constant KH varies over 3 gases.
KH की वैल्यू गिवन है, इट्स 145, देन इट्स 2 इंटू 10⁻⁻5 एंड देन दिस इज 35. ठीक है, एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी, सो KH की वैल्यू अगर हाई है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. तो अगर ये A है, ये B है और ये C है, सबसे छोटा वैल्यू है ये, KH का सबसे छोटा वैल्यू मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा B, C और A होगा. सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. सिंपली यही हमें करना था. 29th, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाँ जी अभी आ गया है ये हमारा क्वेश्चन. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n equals to 1 for He positive ion is minus x joules. Then that for an electron in n equals to 2 state for Be3 positive ion in joules basically. देखो He positive है ना, क्लियर है. n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है 1 है और z की वैल्यू कितनी है 2 है. Be3 पॉजिटिव के लिए देखते हैं, n की वैल्यू हमें यहाँ 2 गिवन है और z की वैल्यू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है यहाँ पर. यस हमें यहाँ पर E1 गिवन है इक्वल्स टू माइनस एक्स जूल्स. बिल्कुल. E क्या होता है -13.6 इंटू Z² बाई n² होता है. हाँ जी, तो अगर मैं ऐसे करूँ energy of He positive ion to energy of Be3 positive ion, so it is equals to -13.6 into Z² into, बताइए -13.6 क्या करूँ मैं यहाँ पर. हाँ जी हाँ जी, टेल मी what should I do over here? Do you have any idea what I'm actually talking about over here? into Z² by n² करेंगे ना, तो Z हीलियम के लिए क्या है Z² by n² 1². यहाँ पर -13.6, Z की वैल्यू क्या है बेरिलियम के लिए 4² एंड n की वैल्यू 2² है. यहाँ E ऑफ He पॉजिटिव माइनस x गिवन है अपॉन E ऑफ Be3 पॉजिटिव है. इससे ये कैंसिल आउट हो गया है. yes और no, we are left with it is 4 by 16 और यहाँ पर भी 4 है हमारे पास में. बताइए 4 इंटू 4 बाय 16 है कि नहीं है. सो यहाँ पर -x जूल इज इक्वल्स टू E ऑफ Be3 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इससे ये कैंसिल आउट हो गया है. सो हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है, इट विल बी -x जूल होगा. सिंपल, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर है, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर है. बताइए क्या ये वाली बात क्लियर है पीपल आप लोगों को, क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है तो बता दीजिए येस और नो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम. नाउ द E नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव to Mn2 positive couple is more positive than that of Cr3 positive to Cr2 positive और Fe3 positive to Fe2 positive basically. इस क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से भी दोनों से सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ Mn2 पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो बेटा ये हमारा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज स्टेबल, क्योंकि ये हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड है. तो Mn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 3d5 बेसिकली, और Mn3 पॉजिटिव की क्या है, इट इज 3d4 बेसिकली. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, येस और नो. सो इट्स बिकॉज ये जो हमारा E नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव कपल है ये ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है, ड्यू टू चेंज ऑफ D4 to D5 configuration, due to change of D4 to D5 configuration. I think you people are getting the things clear. So option number C is absolutely the right answer to the question. टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सादा सा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी सही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अब पुट अप करने वाली हूँ. ये जो हमारा क्वेश्चन है, द रिएजेंट्स विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट और द प्रोडक्ट्स आर, इट विल बी स्किप्स रिएजेंट एंड NaHSO3. तो यहाँ पर आप देखेंगे B एंड E, मैंने क्या बोला आप लोगों को, यहाँ पर स्किप्स रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्ट करेगा और NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. B एंड E आर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन बेसिकली. क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ग्लूकोज में इट इज इन्वॉल्व इन हेमी एसिटल फॉर्मेशन एंड इट इज नॉट फ्री. सो B and E is the right answer to the question. Moving ahead with this particular question, let's actually solve this particular question. अरे वाह, सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. CONH3 NO2 and Cl2 कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, सबसे पहले बताऊं जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. डी जो है ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है.
येस और नो? जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, लेकिन यहाँ NO2 है, यहाँ पर लिंकेज नाइट्रोजन के साइड से भी हो सकती है और ऑक्सीजन की साइड से भी हो सकती है, सो इट्स शोइंग लिंकेज आइसोमेरिज्म. सो हमारा राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज A मैचेस विद 2, B मैचेस विद 3, C मैचेस विद 4 एंड D मैचेस विद 1. सिंपल क्वेश्चन था ये. अभी तक हमने 32 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डील है. इवन 33rd क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि देखो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो यार यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है 2p3, सबसे ज्यादा तो वो है. नाइट्रोजन के बाद में क्या होगा, इट विल बी कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन एंड देन लिथियम. ठीक है, ये तो आपने कितनी ना जाने कितनी दफे किया होगा ये क्वेश्चन को. लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ. अब हमसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, लेट मी एक्चुअली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू पीपल, फॉर यू गाइज ओवर हेयर, एंड लेट मी एक्चुअली डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन ओवर हेयर हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है विद 25 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन. बेसिकली 1 ग्राम है, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, NaOH के एन फैक्टर के बारे में, सो इट इज इक्वल्स टू 1. ये हमारा 25 ml गिवन है ऑफ 0.75 मोलर बेसिकली. यस और नो? एन फैक्टर HCl का कितना है पहले तो ये बताइए. एन फैक्टर HCl का कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1 बेसिकली. समझ रहे हैं आप मेरी यहाँ पर ये वाली बात? हाँ जी. तो यहाँ हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन के साथ में, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड. तो मैं यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के चक्कर में हूँ. तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, N1V1. यस, तो अगर मैं HCl का मिली इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश यहाँ पर करना चाहूंगी, सो इट विल बी 25 इंटू 0.75, दैट कम्स आउट टू बी 18.75 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl हमें यहाँ पर पता चल गए हैं. अब अगर मुझे मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगी ये बताइए. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH निकालना है मुझे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH मुझे निकालना है. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/40, इट विल बी देन इक्वल्स टू 1/40 इंटू 1000 करूंगी मैं यहाँ पर. मिली इक्विवेलेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ ना मैं. यस और नो बताइए आप मुझे यहाँ पर, क्या ये वाली बात वाजिब है कि नहीं है? बताइए आप मुझे, क्या जो मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, क्या वो आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टेल मी. 1 ग्राम हमारे पास में है यहाँ पर, तो मिली इक्विवेलेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ NaOH के. सो इट्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू डील ओवर हियर इज, बताइए आप मुझे. यस 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 यस, टेल मी. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू कम आउट टू बी एज 25 बेसिकली. बताइए क्या ये 25 आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. हाँ जी बच्चा पार्टी. यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सो हमारे पास NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स 25 आए हैं, HCl के मिली इक्विवेलेंट्स 18.75 आए हैं. सो ज़्यादा किसकी अमाउंट है, 25 का है. सो 25 माइनस 18.75 अगर मैं करती हूँ तो इट इज 6.25 हमारे पास बच गया है. किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इतना हमारे पास में बच गया है. हमें कैलकुलेट कितना करना है, हाँ जी बताइए. हाउ मच वी नीड टू कैलकुलेट इट ओवर हेयर. बेसिकली द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, the mass of sodium hydroxide left unreacted, so it will be W/40 into 1000 is equals to 6.25. so W is going to come out to be as 250 mg आ जाएगा ये आपका यहाँ पर आंसर. so 250 mg is the right answer to the question. I hope I have made myself very much clear to you over here people. बताइए. yes people, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है? Yes, 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 yes. So answer to the question is 250 mg. Let's move ahead and talk about the next question. Question number 35 के बारे में यहाँ बात करते हैं. For the reaction twice of A giving us B,
प्लस सी, के सी हमें 4 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है. एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A equals to B equals to C. That is what we have been given with 2 into 10⁻³ then which of the following is actually correct. इनमें से कौन सा सही जवाब है, इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आप लोगों को बताना है. हाँ जी, so how we are going to solve this particular question. इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? यार इसके अंदर आपको रिएक्शन कोशेंट वाला काम करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन कोशेंट वाला काम करना पड़ेगा. यस, सो हमें केसी की वैल्यू हमको गिवन है और हमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी यहाँ पर गिवन है. सो रिएक्शन कोशेंट अगर मैं बात करना चाहूँ फॉर द गिवन इक्वेशन, इट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 हो गया है. सो आप यहाँ पर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर बताइए. इट इज 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1 क्योंकि कट जाएंगे. ये QC है हमारा, QC कितना आया, इक्वल्स टू 1 आया. एंड दिस QC इज ग्रेटर देन KC. और जब QC ग्रेटर देन होता है KC के, QC इज ग्रेटर देन KC जब होता है, यहाँ पर देखो यहाँ मिडिल में दिस इज रिएक्शन, ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. यहाँ पर ये QC है ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर QC क्या होगा, लेस देन 1. सो जब QC ग्रेटर देन 1 है और मुझे इक्विलिब्रियम स्टेट पे आना है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. सो रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड रिएक्शन. इट इज बैकवर्ड रिएक्शन. दैट विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं अब यहाँ पर हम. ओके, deal with this particular question now. Given below are certain cations. Using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing order of increasing group number from 0 to 6 basically. From 0 to 6. Aluminium 3 positive ये group 3 का है. Cu2 positive जो है ये group 2 का है. Ba2 positive के बारे में अगर मैं बात करूँ तो Ba2 positive group 5 को belong करता है. CO2 positive belongs to group 4 and Mg2 positive belongs to group 6. अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे आपका जो सही आंसर होगा दिस विल बी, हमें किसके ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ग्रुप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा. सो इट इज ग्रुप 3, then it will be B, then A, then D, then C and then E. Option A is the right answer to the question. Let's talk about this particular question now. Wow, a great question to deal with. A great question to deal with. So यहाँ देखो the product A and B obtained in the following reaction respectively are. इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है. यहाँ पर आप एक चीज बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा. थ्राइस ऑफ ROH है और एक PCl3 है. Cl, Cl and Cl कितने हैं, क्या कितने हैं राखी मैम? यहाँ पर तो राखी मैम आप देखेंगे इट्स ROH, यहाँ पर भी ROH है एंड यहाँ पर भी इट इज ROH. तो बेटा ये 3 तो निकाल ही दो RCl. वी आर लेफ्ट विद H3PO3 तो आ ही गया. ऐसे ही ROH प्लस PCl5 गिविंग अस RCl प्लस HCl प्लस POCl3 हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. मास इन ग्राम्स, वी हैव बीन आस्क्ड विद मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर deposited bypassing 9 point, bypassing what, bypassing, हाँ जी बच्चा पार्टी बताओ इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे. हाँ जी, लेट मी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखिए, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड्स. बेटा आपको ये तो पता है ना, W इज इक्वल्स टू ZIT है एंड Z क्या है, E/F इंटू I इंटू T है. इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कॉपर का, 63/2 होगा. फेरेडे की वैल्यू क्या होती है, 96487 है. I की वैल्यू 9.6487 है. T टाइम इज 100. तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये और ये तो एक तरह से सेम ही है ना, आप खुद ब खुद देख लीजिए. इट्स 9.6487 एंड इट्स 96487 तो ये कट जाएगा हमारा यहाँ से. बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा. आप अगर इस डेसिमल को यहाँ से हटा दें तो यहाँ आएगा 1 2, ठीक है. ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो इट विल बी इज इक्वल्स टू 63/200 हो गया.
63/200 इज इक्वल्स टू 0.315 ग्राम्स आ गया. लो भाई 0.315 ग्राम्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फेरेडे का ये क्वेश्चन था. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा, अब हमसे ये वाला पूछा गया है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ हमसे पूछा गया है. चलो हमें एक बात तो यहाँ पर ये पता ही है, यस वी नो दैट पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है कि नहीं होता है. जल्दी से बताइए, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है कि नहीं होता है. ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं. यस हाँ जी. सो यहाँ पर द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन सी, तो हमें ये पर्टिकुलर ग्राफ मिलने वाला है. यस यहाँ पर जो हमारा स्लोप है, यहाँ पर जो हमारा स्लोप है, स्लोप क्या है यहाँ पर, इट इज इक्वल्स टू आर टी, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू एम. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. हमें यहाँ पर स्लोप की वैल्यू गिवन है 25.73 लीटर बार इनवर्स मोल इनवर्स, हमको ये गिवन है. येस और नो गिवन है राखी मैम. तो अब क्या करा जाए, हमें क्या पता करना है, टेम्परेचर टी. टी क्या हो जाएगा 25.73 बाय आर. आर की वैल्यू क्या लिखूं, 0.083 लिखूं. ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में ही आएगा. यहाँ से जो आंसर आएगा इट विल बी 310 केल्विन एंड दिस 310 केल्विन मींस 37 डिग्री सेल्सियस. तो यही आपको सॉल्व करना था. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यू नीड टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. वेरी सिंपल. ये हमारा क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन. इट्स प्रोपाइल आयोडाइड की NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2CN बनेगा यहाँ पर. अब अगर मैं इस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं तो अमाइड बन जाता है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2. अब यहाँ पर ये 1 डिग्री प्राइमरी अमाइड बन गया. अगर इसका रिएक्शन में NaOH के साथ में कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो बेटा ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया है. सो वी आर गोइंग टू फॉर्म 1 डिग्री अमीन with 1 carbon atom less. 1 degree amine, it will be CH3 CH2 CH2 and NH2 with 1 carbon atom less. So it is methane ethane propane. It will be propyl amine हो गया ये हमारा आंसर. Option A is the right answer. Let's move ahead and talk about this particular question. You need to identify the correct answer. 3 resonance structure. क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, there are correct answer बताना है. 3 resonance स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन. अरे भाई ओजोन के सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं. ओजोन के सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं. समझ में आ गई ये वाली बात की नहीं आई है, येस और नो. अब ये नेगेटिव हो गया, यहाँ ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ, ऐसा ही. तो ये हमारा गलत है. BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. भाई BF3 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो BF3 के बारे में आप यहाँ पर देखिए, इट इज हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट. जीरो डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पर देखिए, म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी गलत हो गया. डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3. अभी देख लेते हैं. देखो यहाँ पर NF3 बनाइए पहले तो आप. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया. यस, तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 0. लेकिन अगर मैं NH3 के बारे में बात करूँ, सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर तो एडिटिव हो जाएगा ना. तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स नॉट इक्वल टू 0 है. सो डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन दैट ऑफ NH3. ये भी हमारी गलत स्टेटमेंट. ए गलत, बी गलत, सी गलत. नाउ देयर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स. हाँ जी 3 कैनोनिकल फॉर्म्स है ना कार्बोनेट के. C डबल बॉन्ड O, ठीक है. CO3 2 नेगेटिव ना, हाँ. सो इट्स O नेगेटिव ओवर हेयर, इट्स O नेगेटिव ओवर हेयर. अब आप देखेंगे C, यहाँ आपका O नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव यहाँ आ गया. एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O नेगेटिव है और यहाँ O नेगेटिव है. सो दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है. मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स. CONH3 पॉजिटिव इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. हाँ, क्योंकि सारे लीगेंड्स जो हैं यहाँ सेम है. वेयर एज CONH3 पॉजिटिव इज अ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. हाँ सही है, इसमें लीगेंड्स डिफर कर रहे हैं. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स
CONH3 6 3 positive has only one kind of ligands, बिल्कुल सही है. And CONH3 4 Cl2 positive has more than one kind of ligand, सही है. क्या ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन था? नहीं, ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन नहीं था नीट के एग्जामिनेशन में, बट स्टिल दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू एंड आपने इसको बहुत समझदारी से अटेम्प्ट किया होगा. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. नाउ फॉर द गिवन रिएक्शन व्हाट इज P ओवर है? वॉट इज P ओवर है फॉर द गिवन रिएक्शन? हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर P क्या. बेटा ये देखो, सबसे पहले ये ट्रांस एल्कीन है कि नहीं है? ये हमारी ट्रांस एल्कीन है कि नहीं है? हाँ राखी मैम, ये ट्रांस एल्कीन है. अगर ये ट्रांस एल्कीन है और मैं यहाँ पर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ले रही हूँ, तो मुझे पता है सिंपली, अगर मैंने KMnO4 लिया है, मेरा रिएक्टेंट कुछ भी हो, मुझे एसिड ही मिलेगा. और मुझे मिल गया ये पर्टिकुलर एसिड, वो भी इसके 2 मोल्स. मुझे कुछ सोचना ही नहीं है. KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, तो मुझे कुछ नहीं सोचना, भले से ये ट्रांस एल्कीन हो या चाहे कुछ भी हो, मेरे को मेरे यहाँ पर 2 मोल्स किसके मिल जाएंगे? इसके मिल जाएंगे. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बेंजोइक एसिड. समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी, दैट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर है. सो हमने तो यहाँ मार्क कर ही लिया है, हमारा आंसर सेकंड इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. लेट्स टॉक अबाउट एंड डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ. अरे वाह, अरे वाह. इस क्वेश्चन में मैं सिंपली ये कहूंगी, इस क्वेश्चन के लिए आप लेंथेनॉइड सीरीज को याद रखिए बहुत अच्छे से. ठीक है, और अगर आप उनको याद रखते हैं विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस व्हिच आर डायामैग्नेटिक इन नेचर. बेटा इट इज सीरियम 4 पॉजिटिव एंड यूटर्बियम 2 पॉजिटिव. दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, क्लियर है? ये आपको लेंथेनॉइड सीरीज याद करने पे बहुत इजीली पता चल जाएगा. नाउ लेट्स नाउ डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन के साथ में भी डील अप कर लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल at equilibrium with concentration of nitrogen and oxygen and NO this. Now 2NO, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर फिनोमिना. इट डिपेंड्स टोटली ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग बेसिकली. तो यहाँ पर देखिए, twice of NO giving us N2 plus O2. If 0.1 mole per liter of NO is taken in a closed vessel, what will be the degree of dissociation alpha of NO at equilibrium? बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने के उसमें है. मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे हमें इक्वेशंस क्या गिवन है, N2 नहीं, NO से N2 plus O2 गिवन है, NO से NO. तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, NO से ट्वाइस ऑफ NO है हमारे पास में, ट्वाइस ऑफ NO से हमें गिवन है N2 plus O2, यही हमें गिवन है. तो Kc क्या होगा? इट विल बी concentration of nitrogen to the concentration of oxygen by concentration of NO raised to power 2 हो जाएगा. सो यहाँ पर हमें इनकी सारी वैल्यूज को पुट करना है. N2 की वैल्यू क्या है? 3, 4.2 एंड 2.8. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इट इज 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ और NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 9/5.6. आपका इसका यहाँ आंसर आएगा. 9/5.6 आपका यहाँ पर आंसर आएगा. अब यहाँ पर देखो, इट्स ट्वाइस ऑफ NO दैट इज सपोज टू गिव अस N2 प्लस ऑक्सीजन गैस ओवर है. सो जब टाइम इक्वल्स टू 0 था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल हमें बोली गई है और ये 0 एंड 0 है. लेकिन जब टाइम इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे आया, सो इट्स 0.1 माइनस कुछ यहाँ से डिसोसिएट हुआ होगा. सो जो डिसोसिएट हुआ इट्स α/2 यहाँ बना होगा और α/2 ऑक्सीजन का यहाँ बना होगा. सो Kc अब इसके लिए क्या है? α/2 इंटू α/2. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो इतना डिसोसिएट हुआ है डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और इसको आप इक्वेट कर दीजिए इस वाली Kc की वैल्यू से 9/5.6. आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी. सो अल्फा की वैल्यू जो आएगी इट विल बी 0.717. 0.717 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ आप छोड़ सकते थे. ठीक है, क्योंकि 45 क्वेश्चन कर सकते थे. इसमें अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, गलत होने के चांसेस हैं, तो नेगेटिव मार्किंग तो लेके चलेंगे नहीं हम, है ना. इसलिए टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ओ वाओ, अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A. 32% A का है. ठीक है, B का कितना है? 20% है. और C का कितना, रिमेनिंग कितना हो गया? 48% C का है. ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस भी गिवन है. इनके एटॉमिक मास भी गिवन है, दैट इज 64 एंड इट इज 40 एंड दिस इज 32 बेसिकली. तो आप मैं इसका एक रेशियो यहाँ निकालना चाहूँ, सो इट विल बी 32/64 फॉर A, 20/40
जो हमें मास गिवन है, मास बाय एटॉमिक मास, दिस इज मास, ये मास परसेंटेज गिवन है, तो मास क्या है 32, 20 एंड 48, एटॉमिक मास तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो ना, सो इट इज 48/32 ओवर है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इट इज 1/2, इट इज 1/2 एंड दिस वन इज 3/2, सो इनका रेशियो देखो आप, 1/2 इज टू 1/2 इज टू 3/2, तो इट्स बेसिकली A B C3 हो गया ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला A B C3 हो गया ना, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1:1:3 मिलेगा, सो इट्स A B C3 हो गया, सो इट्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. Yes, हाँ जी. Let's move ahead and talk about this particular question. The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere. R की वैल्यू आपको 2 लेनी है कैलोरीज में. W क्या होता है for reversible isothermal process? माइनस nRT log माइनस, हाँ जी, माइनस nRT into 2.303 log to the base 10 and it will be P1/P2. सब्सटीट्यूट कर दो ना फिर, -1 इंटू आर की वैल्यू क्या है 2 लेंगे, टी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 298, जिसको आप 300 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.3 लॉग टू द बेस 10, P1 क्या है हमारा 20, P2 क्या है 10, तो 20/10 इज 2, तो लॉग 2 की वैल्यू भी पता है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 होती है, मल्टीप्लाई करो सबको, 298 को हम 300 लेके चलेंगे, आपका आंसर कैलोरीज में आएगा, एंड इट विल बी -413.14 कैलोरीज. The answer to the question will be option number B. बस सिंपल ये करना था. Moving ahead and talking about, okay, so हमको जो क्वेश्चन मिले 47 तक मिले, 3 जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे they were also very simple question. एक एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन था हमारा एंड वन वाज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट नेवरदलेस हमने 47 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए हैं यहाँ पर. वी आर लेफ्ट विद 3 मोर क्वेश्चंस जो मैं आपको कभी ना कभी किसी ना किसी सेशन में बता ही दूंगी. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. Keep imbibing. We believe in you.